नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं आप सभी के अपने चैनल न्यूज झारखंड। समय हो चला है गांव से लेकर शहर तक की झारखंड की हर एक महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की मुख्य 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश, सितंबर तक पूरी करे 30,000 पदों पर बहाली प्रक्रिया, पुलिस अफसर लगाए जनता दरबार। सीएम हेमंत सोरेन ने मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने अफसरों से कहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाएं। सितंबर तक 30,000 पदों को भरने का लक्ष्य रखा गया है। फील्ड लेवल पुलिस पदाधिकारी जनता दरबार लगाए और जनता की समस्याओं का समाधान करे। उन्होंने कांटाटोली फ्लाईओवर और सिरमटोली से मेकॉन चौक तक बनने वाले फ्लाईओवर निर्माण का कार्य जल्द पूरा करने को कहा। वहीं स्मार्ट सिटी में ताज होटल एवं अपोलो अस्पताल के निर्माण को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रक्रियाधीन सभी नियुक्तियों को जल्द पूरा करें। सरकारी कार्यालयों में मानव संसाधन का अभाव होने से विभागीय कार्य क्षमता के साथ साथ सरकार द्वारा जनहित में संचालित योजनाओं परियोजनाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए सभी नियुक्तियां निर्धारित समय सीमा में पूरी कर ली जाए। सितंबर 2024 के अंत तक राज्य सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों में लगभग 30,000 खाली पदों पर नियुक्ति किए जाने का लक्ष्य है। इन नियुक्तियों को हर हाल में पूरा करने की दिशा में हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक में 5,000 पुलिस तथा 583 उत्पाद सिपाही नियुक्ति प्रक्रियाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया है। नक्सलियों के आज कोल्हान बंद के ऐलान के बाद झारखंड पुलिस अलर्ट। झारखंड के कोल्हान में नक्सलियों के 10 जुलाई को यानी आज बुलाए गए बंद के मद्देनजर झारखंड पुलिस अलर्ट पर है। बंद को लेकर झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने मंगलवार को बताया कि लगातार अपने प्रभाव क्षेत्र में हार की वजह से नक्सली बौखलाए हुए हैं। यही वजह है कि अब बंद का ऐलान कर रहे हैं। बंद को लेकर झारखंड पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है। पुलिस कोल्हान में लगातार अपने आप को और मजबूत कर रही है। भाकपा माओवादियों के दक्षिणी जोनल कमेटी के प्रवक्ता अशोक ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए बंद का ऐलान किया है। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि झारखंड पुलिस और अर्धसैनिक बलों के द्वारा ऑपरेशन क्लीन चलाकर हमारे 6 साथियों को बर्बर तरीके से मार डाला गया। पुलिस के इस नरसंहार के खिलाफ 10 जुलाई को कोल्हान बंद का ऐलान किया जाता है। बंद के दौरान प्रेस, चिकित्सा, एम्बुलेंस, बच्चों और मरीजों के अलावा इमरजेंसी सेवाओं को नक्सलियों ने मुक्त रखा है। इधर नक्सलियों के बंद के बाद जवानों को अलर्ट किया गया है। नक्सली अपने बंद को सफल बनाने के लिए पुलिस पर हमला भी कर सकते हैं। ऐसे में हर अभियान को पूरी सतर्कता और सावधानी के साथ चलाने को कहा गया है। कोल्हान से गुजरने वाले सभी सड़क मार्ग और ट्रेन मार्ग तथा सार्वजनिक स्थानों पर विशेष निगरानी रखने को कहा गया है। झारखंड के मनरेगा कर्मियों के मानदेय में 15 दिनों के अंदर होगी वृद्धि, जल्द मिलेगा ग्रेड पे। ग्रामीण विकास सचिव के श्रीनिवासन ने मनरेगा कर्मियों को ग्रेड पे सुनिश्चित करने के साथ ही 60 साल तक सेवा और बीमा जैसे मुद्दों पर सकारात्मक पहल करने का भरोसा दिलाया। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रदेश कमेटी का प्रतिनिधिमंडल मनरेगा आयुक्त के बुलावे पर उनके ग्रामीण विकास विभाग में वार्ता के लिए पहुंचा था। संघ के अनुसार सचिव ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि मणिपुर की तर्ज पर ग्रेड पे की संचिका अविलंब तैयार करने का निर्देश दिया गया है। आंगनबाड़ी कर्मियों एवं पारा शिक्षकों के समान अनुकंपा पर नौकरी का प्रावधान करने के लिए संचिका बढ़ाने को कहा गया है। सचिव ने कहा है कि ग्रेड पे देने में देरी हो सकती है, इसलिए तत्काल राहत प्रदान करने के लिए 15 दिनों के अंदर मानदेय में वृद्धि की जाएगी और फिर ग्रेड पे के लिए संचिका भी बढ़ा दी जाएगी। 3120 पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति में धांधली, जिस एजेंसी पर करप्शन के आरोप उसी ने ली थी परीक्षा। अब सीबीआई जांच की मांग, पहले आवेदन, फिर एग्जामिनेशन और फिर रिजल्ट के बाद नियुक्ति का इंतजार कर रहे झारखंड की पीजीटी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा पास उम्मीदवार अब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कि 1 साल पहले झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से निकाली गई 3120 पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन रिजल्ट आते ही करप्शन की भेंट चढ़ गया। परीक्षा पास कर चुके हजारों उम्मीदवार इस बात का दावा करते हैं कि इस परीक्षा परिणाम में सिलेक्टेड सेंटर से विभिन्न विषयों में अधिकांश उम्मीदवार पास कर चुके हैं। उनसे पैसे लेकर परीक्षा एजेंसी ने लाभ पहुंचाया है। ऐसे में अब उम्मीदवारों का कहना है कि अब नियुक्ति पत्र से पहले इस परीक्षा की सीबीआई जांच होनी चाहिए। दरअसल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 1 साल पहले 3120 पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन निकाला था। यह विज्ञापन 11 विभिन्न विषयों के लिए था। इस विज्ञापन के आधार पर जिन्होंने आवेदन किया था उनकी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन लिया गया। जून महीने में जब फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हुआ तो उसमें कई ऑनलाइन
साइंस सेंटर ऐसे थे जहां से अधिकांश उम्मीदवार परीक्षा पास कर गए। इसके बाद विवाद शुरू हुआ। लगभग 25 दिनों से परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आंदोलन कर रहे उम्मीदवार राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, तत्कालीन सीएम चंपई सोरेन, नेता जो है प्रतिपक्ष अमर बावरी से लेकर स्थानीय विधायकों तक अपनी बात पहुंचा चुके हैं, पर उन्हें परिणाम की जगह आश्वासन ही मिला है। पीजीटी शिक्षक नियुक्ति में धांधली का मुद्दा विधानसभा के विशेष सत्र में भी उठाया गया है। हजारीबाग में आमने सामने विधायक और पूर्व विधायक, खून खराबे की आई नौबत, जाने क्या हुआ। हजारीबाग के चौपारण में विधायक और पूर्व विधायक के दो गुटों में भिड़ंत की खबर है। कहा तो यह भी जा रहा है कि वहां खून खराबे की नौबत तक आ गई। मिली जानकारी के मुताबिक चौपारण में बरही विधायक उमाशंकर अकेला के बेटे रविशंकर अकेला और पूर्व विधायक मनोज यादव आपस में भिड़ गए। समर्थकों के बीच भी झड़प हो गई। जानकारी मिली है कि यहां दोनों गुटों ने पिस्तौल भी तान दी। हजारीबाग के बरही में कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला के बेटे रवि यादव और पूर्व विधायक मनोज यादव के बीच झड़प की खबर है। बताया जाता है कि मनोज यादव और उनके समर्थकों द्वारा विधायक उमाशंकर अकेला का पुतला दहन किए जाने से इस विवाद की शुरुआत हुई थी। कहा जाता है कि इससे उपजा विवाद बाद में हाथापाई और झड़प में तब्दील हो गया। पूर्व विधायक मनोज यादव ने कहा है कि उप विधायक उमाशंकर अकेला के बेटे ने बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं को पीटा, धमकाया। मनोज यादव ने कहा है कि जो हथियार सरकार ने आत्मरक्षा के लिए दिया है, वही हथियार लहराकर विधायक का बेटा बरही में भय का माहौल बनाता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार के संरक्षण में विधायक और उनका पुत्र बरही में गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त है। इधर हालात की गंभीरता को देखते हुए इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। बरही एसडीपीओ ने कहा है कि जैसा कहा जा रहा है वैसी झड़प नहीं हुई है, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है। हम सूचना पर यहां पहुंचे हैं, वरीय अधिकारियों को भी सूचित किया गया है। हमारा प्रयास है कि कोई गंभीर विवाद नहीं हो। फोर्स की तैनाती की गई है। हम इलाके में तनाव नहीं होने देना चाहते। 4.5 लाख आवासहीन गरीब परिवारों को आवास निर्माण की स्वीकृति जल्द। डॉक्टर इरफान अंसारी। झारखंड मंत्रालय में मंगलवार को ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज मंत्री इरफान अंसारी ने अपना कामकाज संभाल लिया। प्रोजेक्ट भवन स्थित पहले तल्ला के कार्यालय में उन्होंने पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि बहुत कम समय अवधि है और काम काफी अधिक है। ऐसे में 24 घंटे 7 दिन कार्य करना होगा। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अबुआ आवास योजना अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 4.5 लाख आवासहीन गरीब परिवारों को आवास निर्माण कर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। वही आदिम जनजाति क्षेत्र की ग्रामीण सड़क को सड़क से जोड़ने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत जिन ग्रामों को अभी तक संपर्क पथ से नहीं जोड़ा गया, उन ग्रामों को जल्द ही सड़क से जोड़ा जाएगा। राज्य में ग्रामीण पुल का निर्माण, कुआं का निर्माण सहित बिरसा हरित ग्राम योजना अंतर्गत 1 लाख एकड़ भूमि को सिंचित किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जुलाई के अंत तक अच्छी बारिश की संभावना, कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश और बादल छाए रहने के आसार। राज्य में मानसून कमजोर पड़ चुका है। आने वाले दिनों में भी मानसून में किसी तरह की गति देखने की उम्मीद कम है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो जुलाई के अंत तक मानसून राज्य में कमजोर रहेगा। इस दौरान राज्य के अधिकांश हिस्से में बादल छाए रहेंगे, साथ ही छिटपुट बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बारिश नहीं होने से राज्य के तापमान में वृद्धि की संभावना है, जिससे लोगों को फिर से गर्मी सताने लगेगी। केंद्र के अनुसार राज्य में 15 जुलाई तक अच्छी बारिश की संभावना कम है। पहले से ही राज्य में अनुमान से कम बारिश हुई है। ऐसे में जुलाई में अच्छी बारिश की संभावना थी, लेकिन अब अच्छी बारिश नहीं होने से जुलाई में भी बारिश से निराशा हाथ लगेगी। हालांकि 12 और 13 जुलाई को राज्य के उत्तर पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं भारी बारिश और वज्रपात की संभावना है। राजधानी रांची की बात करें तो आने वाले 15 जुलाई तक राजधानी में बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश की जानकारी दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो अब तक पूरे राज्य में जो है सामान्यतः जो वर्षापात 255.3 मिलीमीटर की जगह 129.3 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। छत्तीसगढ़ में झारखंड के 2 मजदूरों की मौत, बारिश में धंसी निर्माणाधीन नहर की दीवार में दबे। कैनाल की क्वालिटी की जांच होगी। जो है कोंडागांव के निर्माणाधीन नहर की दीवार ढहने से झारखंड के 2 मजदूरों की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हादसा केशकाल थाना क्षेत्र के खाले मुरविंडा का है। बताया जा रहा है कि सोमवार को तेज बारिश हो रही थी। इस दौरान राजेश इक्का 45 वर्षीय और सोनू कोयरी 36 वर्षीय बारिश से बचने के लिए नहर की दीवार की आड़ में बैठे हुए थे। तभी दीवार ढह गई और दोनों इसमें दब गए। मौत के साथ ही नहर निर्माण की गुणवत्ता की जांच के लिए कलेक्टर ने कमेटी गठित कर दी है। कमेटी की रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
गिरिडीह में पेड़ से टकराई कार, शादी की रस्म के लिए जाते समय हुआ हादसा, दूल्हे के पिता और बहनोई की मौत। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना इलाके के द्वारपहरी में अनियंत्रित कार के पेड़ से टकराने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। दूल्हे के बहनोई के बाद दूल्हे के पिता ने भी दम तोड़ दिया है, जबकि घायल अनिल मंडल, दूल्हा का चचेरा भाई, चचेरा बहनोई और एक अन्य की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। दूल्हे के पिता की मौत होने की जानकारी उसके फुफेरे भाई अविनाश ने दी है। बताया कि द्वारपहरी के कोदैया में हुए सड़क दुर्घटना में घायल हुए दूल्हा राकेश मंडल के पिता घनश्याम मंडल की मौत धनबाद से बेहतर इलाज के लिए रांची ले जाने के क्रम में हो गई। इधर जिस घर में वैवाहिक रस्म होना था वहां मातम पसर गया है। मंगलवार को शादी की रस्म पूरी होनी थी। इसी रस्म को पूरा करने के लिए दुल्हन को दूल्हे के घर लाया जा रहा था। बता दें कि दुल्हन को लाने जा रही कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। यह घटना सोमवार की रात की है। द्वारपहरी के पास हुई इस घटना में मौके पर ही दूल्हे के बहनोई जितेंद्र साव की मौत हो गई थी, जबकि जितेंद्र के ससुर ने बाद में दम तोड़ दिया। देवघर भवन हादसे के बाद जिला प्रशासन सतर्क, जर्जर भवनों को चिन्हित करने का काम होगा शुरू। बीते रविवार को देवघर के बम पथ पर हुए भवन हादसे के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। खासकर सावन के महीने में प्रतिदिन देवघर में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। ऐसे में उनके ठहरने के लिए कई जो निजी मकान के मालिक अपने मकान का व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल करते हैं और श्रद्धालुओं को अपने घरों में ठहराते हैं। इसके एवज में श्रद्धालुओं से भाड़ा वसूलते हैं, लेकिन भवनों की रखरखाव और मरम्मत पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसे में हमेशा हादसे की संभावना बनी रहती है। वही देवघर में भवन हादसे के बाद जिला प्रशासन और नगर निगम की तरफ से जर्जर भवनों को चिन्हित करने का काम शुरू किया जा रहा है। वहीं इस संबंध में राज्य के पूर्व मंत्री सुरेश पासवान ने ऐसे मकान मालिकों पर नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन से आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे मकान को नगर निगम के पदाधिकारियों और जिला प्रशासन के लोग चिन्हित करें और मकान मालिकों को जर्जर मकान की रिपेयरिंग कराने के लिए बाध्य करें, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटना दोबारा न हो सके। स्थायी होंगे रिम्स के अनुबंध कर्मी, मंत्री बन्ना गुप्ता की मौजूदगी में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर। रांची के रिम्स में सेवा दे रहे अनुबंध कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। रिम्स शाही परिषद की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की मौजूदगी में कुल 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बता दें कि यह बैठक मंत्री बन्ना गुप्ता की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मंत्रिपरिषद के सदस्य, रांची के सांसद शाह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, कांके के विधायक समरीलाल, रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार, रिनपास के डायरेक्टर, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, रांची विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, स्वास्थ्य विभाग के वरीय पदाधिकारी शामिल हुए। इन प्रस्तावों को मंजूरी के साथ ही रिम्स में रीजनल क्लिनिकल ट्रायल यूनिट खोलने का रास्ता भी अब साफ हो गया है। बैठक में लिए गए अहम फैसलों की बात करें तो इसमें MRI की मशीन की खरीदारी जल्द की जाएगी। इसके साथ ही 5 प्रोटोकॉल ऑफिसर की नियुक्ति होगी। वही 15 करोड़ रुपए की वित्तीय शक्ति स्वास्थ्य मंत्री को दी गई है। वही 129 अनुबंध दैनिक कर्मियों का होगा नियमितीकरण। वही रिम्स में 783 करोड़ रुपए की लागत से वृद्धिकरण, जीर्णोद्वार और बाउंड्री वॉल का काम होगा। वही 10 वर्षों से अधिक सेवा देने वाले अनुबंध कर्मियों का रोस्टर के आधार पर होगी स्थायी नियुक्ति। वही दुर्गा पूजा के पहले क्षेत्रीय नेत्र संस्था को शुरू करने पर लगी मुहर। वही रिम्स के कैंसर विभाग में जल्द शुरू होगी इमरजेंसी सेवा। झारखंड सरकार में 5वीं बार मंत्री बने सत्यानंद भोक्ता पदभार ग्रहण करते कहा, युवाओं के लिए रोजगार को लेकर गंभीर। सत्यानंद भोक्ता झारखंड सरकार में 5वीं बार मंत्री बने। पदभार ग्रहण करने के बाद श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि विभाग लगातार राज्य के युवाओं के लिए रोजगार को लेकर गंभीर है और उस दिशा में कार्य भी किया जा रहा है कि राज्य के युवाओं को कैसे प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार से जोड़ा जाए। आने वाले दिनों में राज्य के 20,000 युवा और युवतियों को श्रम विभाग रोजगार देने जा रहा है। किसानों को 2 लाख तक की ऋण माफी। किसानों को 2 लाख तक की ऋण माफी। कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने की घोषणा। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग का कार्यभार संभालने के बाद मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने मंगलवार को अधिकारियों को कई निर्देश दिए। मंगलवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए कई योजनाओं पर तेज गति से कार्य करने का निर्देश दिया। कहा कि किसानों के 2 लाख रुपए तक के ऋण को माफ किया जाएगा। कुछ अन्य योजनाएं भी निम्नलिखित हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि ऋण माफी योजना की सीमा को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक किया जाएगा। मंत्री ने निर्देश दिया है कि विभाग इस योजना के क्रियान्वयन के लिए मंत्री परिषद के समक्ष शीघ्र प्रस्ताव दे। वे कृषक मित्रों के मानदेय को 1,000 रुपये से 2,000 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने के लिए प्रस्ताव उपस्थापित करने का निर्देश दिया। मंत्री ने प्रखंड स्तर पर विभाग द्वारा चलाई जा रही लाभुक जनित योजनाओं के प्रचार प्रसार तथा सीधा लाभुक तक योजनाओं की पहुँच के लिए प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया। पलामू के अपराधियों ने डीपी ज्वेलर्स में की थी लूट।
8 गिरफ्तार। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के बिरसा चौक के स्थित डीपी ज्वेलर्स में बीते 28 जून को लूट की घटना हुई थी। एसएसपी चंदन सिन्हा के निर्देश पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए इस घटना में शामिल 8 अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में विकास कुमार, शशि भूषण, विवेक कुमार, पंकज कुमार, अभिरंजन कुमार, मुकेश कुमार, सूरज कुमार और रितेश वर्मा शामिल हैं। ये सभी अपराधी पलामू जिले के रहने वाले हैं। लूटे हुए जेवरातों में से एक बैग जेवरात भी पुंडाग स्थित एक निर्माणाधीन अपार्टमेंट से बरामद किए गए हैं। उस अपार्टमेंट में पुलिस की टीम रविवार की सुबह पहुंची थी। अपार्टमेंट के फ्लैट में एक कमरे में बैग को अन्य सामान के साथ छिपा कर रखा गया था ताकि किसी को शक न हो। इसके अलावा पुलिस ने अपराधियों के पास से हथियार भी बरामद किया है। एसएसपी ने मंगलवार की देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। लूटकांड की घटना के बाद पुलिस ने जब ज्वेलरी शॉप से मिले सीसीटीवी को खंगालना शुरू किया तो उसमें अपराधी एक दूसरे का नाम लेते हुए सुनाई दिए। उसी से पुलिस को इस कांड में शामिल अभियुक्तों के संबंध में अहम सुराग मिले। तालाब में डूबे तीनों लड़कों के शव बरामद, गांव में शोक। कोडरमा जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र के पुरना थाम में पानी में डूबे एक युवक और 2 बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार को उनके परिजनों को सौंप दिया गया। घटना के बाद गांव में शोक है तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जाता है कि वे तीनों गांव स्थित एक तालाब में नहाने गए थे। तालाब में डूबने से 19 वर्षीय युवक समेत 2 नाबालिगों की मौत हो गई। घटना सोमवार की है और देर रात 2 शव निकाल लिए गए थे जबकि एक शव मंगलवार की सुबह निकाला गया। मृतकों की पहचान सोहेल अंसारी 19 वर्षीय, शहबाज अंसारी 12 वर्षीय और अरबाज अंसारी 12 वर्षीय के रूप में हुई है। घटना के बाबत चंदवारा थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि सभी लड़के अपने घर के पास स्थित एक तालाब में सोमवार को नहाने के लिए गए थे। उसी दौरान यह हादसा हुआ। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में किया निर्माणाधीन NH-20 का निरीक्षण। लापरवाही पर लगाई NH के अधिकारियों को फटकार। जिले के तिलैया बाईपास में NH-20 निर्माणाधीन 4 लेन सड़क का मंगलवार को केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सड़क निर्माण में हो रही देरी के साथ साथ लापरवाही के लिए NH के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। बता दें कि बरही से कोडरमा के JJ कॉलेज तक 27.5 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण चल रहा है। निर्माण कार्य को वर्ष 2022 में ही पूरा कर लेना था, लेकिन आज भी 4 लेन का निर्माण कार्य जारी है। हालांकि 3 किलोमीटर के तिलैया बाईपास में 3 पुल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। अंडरपास और नाला निर्माण में बरती गई लापरवाही को मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जल्द से जल्द सुधार करने का निर्देश NH के अधिकारियों को दिया है। पुलिस ने टीपीसी उग्रवादी नीरज भोक्ता को किया गिरफ्तार। पुलिस ने टीपीसी उग्रवादी नीरज भोक्ता को गिरफ्तार किया है। एसएसपी चंदन सिन्हा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने टीपीसी उग्रवादी नीरज भोक्ता उर्फ नीरज गंजू को पतरातू घाटी स्थित अलेक्सा रेस्टोरेंट से गिरफ्तार किया है। नीरज भोक्ता ने पुलिस के समक्ष स्वीकार किया है कि कांके थाना क्षेत्र में कोयला व्यवसायी बबलू मुंडा पर जान मारने की नीयत से गोलीबारी और मैकलूसगंज थाना क्षेत्र के कई कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रांची में वार्षिक बैठक 12 जुलाई से शुरू होगी। देश भर के प्रभारी रहेंगे मौजूद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक बैठक इस बार रांची में हो रही है। इस बैठक में भाग लेने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मंगलवार सुबह रांची पहुंचे। 12 जुलाई से शुरू होने वाली बैठक में भाग लेने के लिए संगठन के सभी प्रांत प्रचारक या प्रांत प्रभारी के पहुंचने का सिलसिला जारी है। संगठन के पदाधिकारी ने बताया कि 3 दिवसीय बैठक के दौरान प्रांत प्रचारक मई जून में आयोजित आरएसएस प्रशिक्षण शिविरों की समीक्षा करेंगे। आने वाले वर्ष में संगठन के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर भी विचार विमर्श करेंगे। जो प्रांत प्रचारक पूर्वकालिक आरएसएस कार्यकर्ता होते हैं, जो इसके 46 प्रांतों या संगठनात्मक प्रांतों के प्रभारी होते हैं। एम्बुलेंस की टक्कर से बाइक सवार की हुई मौत। मुआवजे को लेकर परिजनों ने 1 घंटे NH-75E को किया जाम। पश्चिमी सिंहभूम में मंगलवार को तेज रफ्तार एम्बुलेंस के धक्के से लोहरदा गांव निवासी सिकंदर जामुदा की मौत हो गई। घायल अवस्था में युवक को चक्रधरपुर में अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के उपरांत मृत घोषित कर दिया। इधर घटना की सूचना पाकर परिजन एवं ग्रामीणों ने पोटका में रांची चाईबासा 75E मुख्य मार्ग को 1 घंटे जाम कर दिया। ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग करते हुए कहा कि पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए नकद एवं परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। प्रशासन के समझाने पर ग्रामीणों ने जाम हटा दिया। अपराधियों को हथियार बेचने के आरोप में 2 गिरफ्तार। पुलिस को ऐसे मिली कामयाबी। राजधानी रांची के एक होटल में हथियारों की खरीद बिक्री करने पहुंचे 2 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। दोनों के नाम
अमजद गद्दी और शाहिद आलम बताए गए हैं। पुलिस ने कहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कामयाबी मिली है। बताया कि चुटिया पुलिस ने छापेमारी कर दोनों को एक होटल से गिरफ्तार किया है। बताया कि दोनों आरोपी हिंदपीढ़ी इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। दरअसल चुटिया थाना प्रभारी को सूचना मिली थी कि कई अपराधी हथियार के साथ स्टेशन रोड में स्थित अन्नपूर्णा होटल में मौजूद हैं, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। इधर पुलिस ने आगे बताया है कि इनके साथ मौजूद कुछ अन्य अपराधी फरार हो गए हैं। इनकी तलाशी की जा रही है। श्रावणी मेला में बाकी है सिर्फ 10 दिन। कांवरिया पथ पर कई विभागों की तैयारी अब तक आधी अधूरी। श्रावणी मेला के शुभारंभ में महज 10 दिन बचे हैं, लेकिन बिहार के तर्ज पर झारखंड में पड़ने वाले कांवरिया पथ पर तैयारी 25% भी नहीं हो पाई है। दुमा से लेकर खिजुरिया तक कांवरिया पथ पर कई विभागों की तैयारी अब तक आधी अधूरी है। सबसे खराब परफॉर्मेंस पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का है। अभी तक कांवरिया पथ के सभी शौचालय को पूरी तरह से दुरुस्त नहीं किया गया है। कांवरिया पथ के किनारे लगे चापानलों को चालू अवस्था में नहीं किया गया है। कई चापानलों पर हेड नहीं लगाया गया है, जबकि सभी शौचालय के दरवाजे तक नहीं लगाए गए हैं। शौचालय के आसपास साफ सफाई भी पूरी नहीं की गई है। अब महज 10 दिन में सारी व्यवस्था जल्दबाजी में जैसे तैसे करने की तैयारी चल रही है। बिजली विभाग से भी कांवरिया पथ के तार की मरम्मत का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है। कई जगह कांवरिया पथ के किनारे तार झूल रहे हैं, जिससे खतरा बने रहने की संभावना है। इधर पथ निर्माण विभाग से गंगा का बालू बिछाने का काम भी अब तक चालू नहीं हुआ है। जगह जगह गंगा का बालू स्टॉक कर छोड़ दिया गया है। सभी क्षेत्र में मिले ओबीसी को भागीदारी, जल्द शुरू कराएं जातीय जनगणना। ब्रह्मदेव प्रसाद। ओबीसी एकता अधिकार मंच झारखंड प्रदेश के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन केंद्रीय कार्यालय हरमू रांची में किया गया। इसमें नवगठित हेमंत सोरेन सरकार एवं मंत्रिमंडल को शुभकामनाएं दी गई। प्रसाद ने कहा जातीय जनगणना जल्द शुरू किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि यह उम्मीद है कि राज्य के विकास में सरकार ईमानदारी पूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करेगी। कहा हम सभी लोग यह उम्मीद करते हैं कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य का सर्वांगीण विकास होगा। साथ ही मंच ने मांग की है कि राज्य में जाति आधारित जनगणना कार्य जल्द से जल्द हो। जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी को सभी क्षेत्र में हिस्सेदारी व भागीदारी सुनिश्चित करे। बांग्लादेशी घुसपैठियों को राजनीतिक संरक्षण दे रही हेमंत सरकार। प्रफुल्ल साहदेव ने राज्य सरकार को बांग्लादेशी घुसपैठियों का संरक्षक बताया। प्रफुल्ल ने कहा है कि बांग्लादेशी सीमा से बड़े पैमाने पर जो घुसपैठिए भीतर घुस आए हैं, उनको सरकार संरक्षण दे रही है, उनसे राजनीतिक घुसपैठ भी करा रही है। प्रफुल्ल ने कहा कि ऐसे दर्जनों मामले हैं जिसमें भोली भाली आदिवासी लड़कियों को प्रेम जाल में फंसा कर ये बांग्लादेशी विवाह करके स्थानीय निकाय पर काबिज हो गए हैं। प्रफुल्ल साहदेव ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी तो यह भी सिद्ध किया है कि बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर अब्दुस हमीस की पत्नी मरियम मरांडी ने राजमहल से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। प्रफुल्ल ने कहा है कि एक सिस्टमैटिक तरीके से सीमावर्ती इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठियों को तुष्टीकरण की नीति के तहत कागजात उपलब्ध करा के बसाया जाता है, फिर वह जमीन पर कब्जा करते हैं और अब तो सीधा राजनीतिक हस्तक्षेप प्रारंभ हो गया है। हेमंत माने सोना जितना तपेगा उतना ही चमकेगा, बीजेपी को पता होना चाहिए। हेमलाल मुर्मू। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरीय नेता और पूर्व सांसद हेमलाल मुर्मू ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को पता होना चाहिए था कि हेमंत का मतलब सोना होता है। सोना को जितना तपाया जाएगा वह उतना ही ज़्यादा चमकेगा। आज हेमंत सोरेन सोने की तरह चमक रहे हैं। हेमलाल मुर्मू ने कहा विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के बाद हेमंत सोरेन बड़े आदिवासी नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं ने भी इसको स्वीकार किया है। विश्वास मत हासिल करना वाकई में जनता की जीत है। हेमलाल मुर्मू ने कहा वह जो भारतीय जनता पार्टी के गंदे विचार हैं, जिसकी वजह से हेमंत सोरेन को 5 महीने का कठिन कारावास जेल में गुजारना पड़ा। हालांकि वह बेल पर बाहर निकल आए। हेमंत लाल मुर्मू ने कहा है कि जमानत देते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है उससे स्पष्ट होता है कि एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाकर राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से यह कर्मकांड किया गया था। हेमलाल मुर्मू ने कहा कि बाबूलाल मरांडी बीजेपी की पालकी ढोए, उनके नसीब में वही है, मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके नसीब में नहीं है। नवनियुक्त उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री वैद्यनाथ राम ने उत्पाद विभाग में अपना पद किया ग्रहण। झारखंड के नवनियुक्त उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री वैद्यनाथ राम ने उत्पाद विभाग में अपना पद ग्रहण किया। इस मौके पर विभाग के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद विभागीय मंत्री ने अधिकारियों के साथ विभाग की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वैद्यनाथ राम का कहना है कि विभाग टीम वर्क के साथ काम करेगी। अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाना, नकली शराब की बिक्री बंद करना और निर्धारित दर से ज़्यादा शराब की बिक्री पर रोक
रोक लगाना उनकी प्राथमिकता होगी। साथ ही पूरे राज्य में अवैध शराब निर्माण के विरुद्ध छापेमारी अभियान भी तेज गति से चलाया जाएगा। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने को मना किया तो भड़का पड़ोसी, सिर में मार दी गोली। धनबाद जिले के झरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत चौथाई कुली में तेज गति से गाड़ी चलाने से मना करने के मामूली विवाद में 20 वर्षीय छात्र अमन कुमार रवानी के सिर में गोली मार दी गई। घटना सोमवार रात की है। गोली लगने से घायल छात्र को परिजनों ने धनबाद स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से छात्र को डॉक्टरों ने दुर्गापुर मिशन अस्पताल देर रात को रेफर कर दिया। गोली मारने वाले एक युवक सुमित मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी की तलाश जारी है। जानकारी के मुताबिक कार से टक्कर होने के चलते अमन और उसके परिवार के अन्य सदस्यों का वहीं रहने वाले सुमित कुमार मिश्रा से विवाद हुआ था। झगड़े के दौरान शराब के नशे में धुत सुमित को अमन के परिवार वालों ने थप्पड़ जड़ दिया था। साथ ही तेज गति से गाड़ी चलाने से मना किया। प्रतिशोध में सुमित कुमार कुछ देर बाद लड़कों के साथ वहां पहुंचा और घर के बाहर खड़े अमन के सिर में सटाकर गोली मार दी। गोली लगने के बाद अमन वहीं गिर गया। इसके बाद आरोपी व अन्य लड़के वहां से निकल गए। लहूलुहान अमन को लेकर घर वाले पास के नर्सिंग होम पहुंचे। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे आसरफी नर्सिंग होम भेज दिया गया। बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को किया सम्मानित। कहा, मोदी तीसरी सरकार इन्हीं की मेहनत से बन पाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को धनबाद में कार्यकर्ता सम्मान एवं विधानसभा स्तरीय विजय संकल्प सभा में कहा कि मोदी की तीसरी सरकार कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही बन पाई है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता ही जमीनी स्तर पर पार्टी की विचारधारा के लिए जूझता है, संघर्ष करता है, जनता से संवाद करता है, रोज रोज होने वाले कार्यक्रमों को सफल बनाता है। कहा कि ऐसे कार्यकर्ता ही पार्टी की पूंजी है। इनका मान सम्मान बढ़ाना नेतृत्व का कर्तव्य है। कहा कि आज तीसरी बार मोदी सरकार या महान और ऐतिहासिक उपलब्धि कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम का ही परिणाम है। मंत्री हफीजुल हसन पहुंचे गिरिडीह। योजनाओं को निर्धारित लक्ष्य के मुताबिक करे पूरा, अधिकारियों को दिए निर्देश। झारखंड के नगर विकास एवं अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री हफीजुल हसन मंगलवार को गिरिडीह पहुंचे। यहां उन्होंने परिषदन भवन में विभिन्न विकास योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन, सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा उपस्थित थे। बैठक में मंत्री हफीजुल हसन ने नगर विकास व आवास विभाग संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली तथा उक्त योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने उपायुक्त से बारी बारी से सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श किया तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य करने की बात कही। छवि रंजन की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 30 को। सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन के फर्जीवाड़े के आरोप में जेल में बंद रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को जेल से निकलने के लिए इंतजार करना होगा। उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जमानत याचिका पर 30 जुलाई को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ में सोमवार को सुनवाई हुई। आगे की सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तारीख सूचीबद्ध की गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।